बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ के प्रोग्राम वी टॉक में हम एक सीरीज़ जो कंडक्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी इस पर बात हो चुकी है कि लोग पाकिस्तान से क्यों जा रहे हैं और स्पेशली जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो क्यों प्रेफ़र करते हैं कि पाकिस्तान से चले जाने में ही आफ़ियत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएँगे जिन्होंने तरजीह दी कि पाकिस्तान में रहना है। और अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद वहाँ की सारी लीगल रिक्वायरमेंट मीट करने के बावजूद हमारे मेहमान वापस पाकिस्तान आए और उन्होंने तरजीह दी कि पाकिस्तान में रहा जाए। हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं खारिया के मारूफ सहाफ़ी और कानूनदान जनाब नसरुल्लाह चौधरी साहब। नसरुल्लाह चौधरी साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त पैगाम भी दिया है हम सब के लिए, लेकिन ज़ाहिर है कि जो रियलिटीज़ हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने क्यों तरजीह दी पाकिस्तान में रहने को? मुकब्बिर कॉलेज, ग्लोरीफाई योर फ्यूचर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो विशाल भाई बहुत शुक्रिया आपका। और जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात है कि पाकिस्तान को क्यों तरजीह दी, कि इंसान ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे आज़ादी चाहता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो कि हमारी जन्मभूमि है, यहाँ आके हमें वो जो सुकून मिलता है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। वहाँ अगर आप रहते हैं, वहाँ आपके पास पैसा है, वहाँ बेहतरीन निज़ाम है, वहाँ तमाम सहूलतें हैं। अगरचे ये सब कुछ यहाँ मुयस्सर कुछ लोगों को है, हर बंदे को नहीं है। लेकिन ये कि ये पाकिस्तान में आके वहाँ आप जब रहते हैं तो आपको तन्हाई का शिकार हो जाते हैं आप। लेकिन यहाँ चूँकि आपकी हर इंसान चाहता है कि मेरी पहचान हो, मेरे जानने वाले हों, वहाँ मैं रहूँ, मेरा माहौल अपना हो। इसलिए मैंने यूरोप की ज़िंदगी को छोड़ के यहाँ आके अपने मुल्क में, अपने लोगों में रहना पसंद किया और मुझे यहाँ आके वाक़ई ज़हनी और क़ल्बी सुकून मिलता है। और यहाँ अपने लोगों से मुलाकात करके खुशी भी होती है और समाजी फलाही लोगों के साथ काम करके उन इस माशरे का हिस्सा बन के काम करने का दिल करता है। नसरुल्लाह जो सब थोड़ा-सा ये बताइएगा कि हो सकता है कि लोगों के ज़हन में ये बात आए कि शायद आपका वहाँ स्टेटस ना इस तरह का हो कि आप रह ना पाएँ। तो इससे मुतल्लिक बताइएगा और दूसरा ये कि कितना अरसा वहाँ रहे और फिर यहाँ आपकी जो मसरूफ़ियात हैं वो क्या हैं? लोधी साहब, मैं तकरीबन आज से तकरीबन 6-7 साल पहले यहाँ से टेम्परेरी तौर पे मूव हुआ था। लेकिन वहाँ जाके देख के सिस्टम को, निज़ाम को देख के फिर वहाँ रहना पसंद किया और वहाँ रहा। और मैंने अब वहाँ देखा कि वहाँ कानून की बालादस्ती है। हर बंदे को इस लिहाज़ से आज़ाद है कि वो अपना काम करवा सकता है, किसी की मोहताजी नहीं है। और वहाँ मैं रहा। लेकिन फिर वही बात आ गई कि जब वहाँ बंदा रहता है, तो वो माशरा चाहे आप उसमें जितना अरसा मर्ज़ी रह लें, लेकिन आप वहाँ के सेकंड सिटीज़न हैं। जिसकी मैं छोटी-सी मिसाल आपको देता हूँ कि हमारे दोस्त हैं, उनकी एक बेटा है छोटा, उनका पोता है। तो उससे एक डेनिश खातून पूछ रही थी कि तुम कहाँ के हो? उसने कहा जी मैं किधर के हो या कौन हो तुम? तो उसने कहा मैं डेनिश हूँ। उसने कहा न तुम कहाँ से हो? उसने कहा मैं डेनिश हूँ। जब हुँ, उसने हुँ। तीसरी बार पूछा ना तो बच्चा भी इरिटेट हो गया, तो उसने जज़्बाती गुस्से से कहा डैनिश, डैनिश, डैनिश। वो लड़की के वो खातून कहती है ये बड़ा बदतमीज़ है। तो वो जहाँ वहाँ एक हमारे दोस्त और थे, उन्होंने कहा आप इससे किस तरह पूछ रही हैं? इसके वालिदैन यहाँ आए थे, यहाँ के माइग्रेट हो गए हैं और यहाँ उनका बच्चा ये पैदा हुआ है यहाँ, इसी निज़ाम में ये बड़ा है, इसको पता है मैं डैनिश हूँ। लेकिन आप पूछती हैं कि इनके अबाऊ-अजदाद कहाँ से थे? तो वो बच्चा तो ये बात नहीं समझ रहा। कहने का मकसद ये है कि हुँ, वो लोग चाहे हम 10 नस्लें भी वहाँ रहेंगे ना, वो हमें ये पूछेंगे कि आप कहाँ से हो? कौन-सा आपका हुँ, इलाका है? कौन-सा मुल्क है आपका? तो फिर देखें वहाँ के हम सिटीज़न तो ना हुए, वहाँ की जब सब कुछ हमारे पास पाकिस्तान में यहाँ जब आ जाते हैं हम तो हमारे पास सब कुछ है। नहीं है तो सिर्फ़ एक निज़ाम नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, एक वो हुँ। तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि बंदा यहाँ पैदा होता है, बंदे को पता हो वालिदैन होते हैं यहाँ, तो बंदा कहता है चलें जैसे बिल आते हैं, हमारा मुल्क है, फिर उनको चाहते हुए या ना चाहते हुए उसे बर्दाश्त करता है और यहाँ रहता है बस। जो साहब ये ज़ाहिर है कि आपने तो आपकी अपनी पसंद थी, अपनी चॉइस थी। आपको अगरचे वहाँ मौका था, अपॉर्च्युनिटी थी रहने की और आपने दोनों जगहों में से ज़्यादा इंतख़ाब ये किया कि मुझे अपने ही लोगों में रहना है, यहाँ ज़्यादा अपनाइयत है। लेकिन जो प्रैक्टिकल हम ग्राउंड पे देखते हैं, यहाँ मुश्किलात तो हैं, ओवरसीज़ यहाँ आते हैं, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी है और लोगों की जायदादों पर कब्ज़े भी होते हैं।
ये सारी सूरत हाल तो रियलिटी है और वो आपके भी ऑब्जर्वेशन में होंगी, बहुत सारे मुशाहिदात इस तरह के होंगे। तो उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि जो ओवरसीज़ हैं, उनके क्या यहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको किस किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं? असल में बात ये है कि जब वो ओवरसीज़ वहाँ रहते हैं और वो उस निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं, जब वो कुछ अरसे के लिए अपने यहाँ प्रॉपर्टी के लिए आते हैं, अपने बच्चों से मिलने आते हैं, अपनी फैमिली से मिलने के लिए आते हैं, तो यहाँ एक पूरा वो जैसे कहते हैं ना कि जंगल सा कानून सा बना हुआ है। आप यकीन करें कि मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग हैं, मैं सिस्टम को बड़े करीब से देखा है मैंने सिस्टम को, जो जिनको आज भी मैं वो दोस्तों से ऐसे मिल के मसाइल हल कर रहा हूँ, कि हमारा एक दोस्त है वो पेरिस होते हैं, तो वो आए हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ खाली हमारे रकबा भी सरकार के साथ आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ बड़ी बन रही हैं, तो ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ अपना रकबा फ़रोख्त किया है तकरीबन 8 कनाल। तो जिन लोगों ने जो दरमियान में लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उसके 20 कनाल पे कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, अब देखिए वो इस सिस्टम से कैसे लड़ेगा? वो जैसे हमारे आप बड़े दिलशीन नारे सुनते हैं आपके जनाब के पोर्टल पे आप वो करें, फिर वो आपको ऑर्डर करते हैं। फिर जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसने अमल दरामद करवाना होता है, वो उस पे बड़ी चाहे कह लें कि वो उसमें दिलचस्पी नहीं लेते या उनकी कुछ डिमांड होती हैं और वो बंदा परेशान हो जाता है कि मैं इस मुल्क छोटी में छोटी अगर इकाई से अपनी क्या ज़मीन मुराद? फ़रोख्त छोटी इकाई से ये जो पटवारी होते हैं या जैसे कोई क्लर्क होते हैं या जिनको फाइनल छोटे-छोटे आपके जो पेपर होते हैं ना, एक बंदा है उसके जी। 10 करोड़ के करा दिए तो एक बंदा वो उसको रोक लेगा कि ये आप ये फॉर्मेलिटी पूरी करें। वो जैसे तो कहते थे ना पहले वन विंडो ऑपरेशन होगा, वो तो जी। दूर-दूर तक पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आता ना और ये छोटा जो अमला हुँ। है ना, ये बड़ा तंग करता है और एक और बात लोधी साहब इसके पीछे भी कुछ लोग होते हैं, बिहाइंड द कर्टेन जो लोग होते हैं ना, क्योंकि उस बेचारे ने जो पैसे लेने हैं तो अपने तक नहीं रखने होते, उसने तो ऊपर तक देने होते हैं। तो पाकिस्तान में लोगों के जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो उसको पूरा करने के लिए फिर वो नाजायज़ तरीकों से लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सूरत-हाल जहाँ तक है, वो ये समझते हैं कि वहाँ से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेके आते हैं, 1 माह के लिए, ये लोग उनको 6-6 माह तक ज़लील करते हैं। तो वो समझते हैं वहाँ से काम भी जाएगा, वो प्रेफ़र करते हैं कि चलें पैसे दें और जान छुड़ाएँ इनसे और भागें वहाँ से। और आप यकीन करें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, इसकी तो डिफरेंट पोज़ीशन है ना, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा लोग मूव होते हैं ना। आप देख लें आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले भी पासपोर्ट ऑफ़िस में उसी तरह रश था, आज भी रश है। एक तरफ पूरे पाकिस्तान के पासपोर्ट और एक तरफ सिर्फ ज़िला गुजरात के पासपोर्ट इतनी तेज़ी से बन रहे हैं, कि लोगों को यहाँ पता है कि यहाँ हम नहीं रह सकते, हमने भागना है बाहर, वो भाग रहे हैं और बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं। सिर्फ वहाँ हुँ। महफूज़ तबका है, तो वो है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा तबका है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और जो मुख्तलिफ़ महकमों में होते हैं, ऑफ़िसर, पाप्टा में, उनका वो आखिरी ठिकाना वही होता है। कोई कनाडा चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया। अमेरिका चला गया, क्योंकि वो क्वालिफ़ाइड होते हैं, तो वहाँ वो अप्लाई करते हैं या पहले भी जब वो इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, तो वहाँ से चक्कर लगा के आते होते हैं, तो उनका एक वो रोड सा बना होता है, रोड मैप सा, तो वो चले जाते हैं आसानी से वहाँ जाके मूव हो जाते हैं। लेकिन ये है कि नसरत जोशी आम साहब, बंदे के लिए ये तो यहाँ कि जितनी ये तो हाँ, है प्रॉब्लम। ये जो ज़ाहिर है वो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ लोग प्रेफ़र करेंगे वहाँ जाना, वहाँ ज़्यादा रिटर्न है उनकी मेहनत का। लेकिन जो बुनियादी मुश्किलात जिस तरह आपने बताई कि एक छोटा-सा अहलकार है, सरकारी मुलाज़िम है, वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को और एक बहुत बड़े बंदे को जो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता था पाकिस्तान के लिए, उसको यहाँ से भगा देता है। आपकी नज़र में, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप खारिया में हैं और खारिया के तो ज़ाहिर है हब है, जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी मुश्किलात भी हैं। क्या कोई सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है कि लोगों को वहाँ फैसिलिटेट किया जा सके, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले? असल में गवर्नमेंट ने दायरे बनाए हुए हैं, जो कि ना सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए जब उनको मसला पड़ता है तो उस तरफ रुजू करते हैं। लेकिन वो इनइफेक्टिव है, बिल्कुल वो बेबस है। उनको चलाने वाले भी वही हमारे पाकिस्तानी माइंड के लोग हैं, जो उनको मुख्तलिफ तरीकों से परेशान करते हैं। लोधी साहब आप यकीन करें कि इस माशरे में अब यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, वहाँ देखिए कि एक बंदा किसी को मदद के लिए बुलाता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अराज़ी पे कब्ज़ा हो गया, तो जो बंदा मदद करने के लिए आता है या जो अफेक्टिव बंदा होता है, वो भी उसकी नज़र उसकी प्रॉपर्टी पे होती है। वो अब उसको वहाँ से बचना पड़ता है और इस बंदे से बचना पड़ता है जिससे वो मदद ले रहा है। यानी कि आप हुँ। देखें कि दोनों तरफ आपको गैर महफ़ूज़ हैं, वो सोचता है किस तरह करूँ? फिर वो जब देखता है कि इस निज़ाम की तबाही को और जिस तरह तेज़ी के साथ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा और लोग ठोकरें खा रहे हैं। फिर वो यहाँ से डर के और ज़्यादातर आपको बताऊँ, हमारे बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं, जो इस खौफ से पाकिस्तान नहीं आते कि जब वो पाकिस्तान मीडिया देखते हैं, टीवी पे खबरें देखते हैं, तो वहाँ ये होता है कि फलाँ की गाड़ी छीन ली, वहाँ को मार दिया, वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और जो अदारों है, जिन्होंने कानून नाफ़िज़ करना है, वो अदारे भी बेबस बने हुए हैं और वो
उस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि ओवरऑल वो देखते हैं मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है, तो इसका बड़ा असर पड़ता है। वहाँ सिर्फ ये है कि वहाँ लोग कानून से डरते हैं, खौफज़दा हैं, वहाँ बड़े से बड़ा बंदा जो है, वो भी उसको पता है कि कानून की नज़र में मैं आ गया, तो मेरे लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारा जो क्रिटिकल इसमें पॉइंट है वो यही है कि यहाँ छोटे-छोटे अहलकार और सरकारी महकमों में बैठे हुए मछंदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं पाकिस्तान को। और गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव लेना चाहती है, चूँकि यहाँ से फिर एक दफ़ा मिनिस्टर बने हैं समंदर पार पाकिस्तानियों के, गुजराती से उनका ताल्लुक है। अगर वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो फैसिलिटेट करें ओवरसीज़ को और उनकी वो परेशानियाँ और वो उनकी जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। इस पर इंशाअल्लाह नज़र जो साहब आपसे भी बात करते रहेंगे, दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।